देखो यार, ये ऐसे रिकॉर्ड भी होगी तो क्या होगा। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगी, अजी लाइट तो ट्रैवल करती रहेगी, उसको बस एक सोर्स मिल जाना चाहिए, जहां भी लाइट जनरेट होगी वो आगे ट्रैवल करती जाएगी, ट्रैवल करती जाएगी। अगर कभी उसके रास्ते में दूसरा मीडियम आ जाता है तो वो चलते चलते थोड़ी सी मुड़ जाएगी, इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, वो लिक्विड मीडियम भी हो सकता है, वो गैसियस मीडियम भी हो सकता है। गैसियस मीडियम मतलब अगर मैं इस कमरे में ठंडी हवा है और दूसरे कमरे में गर्म हवा है, तो ये अलग अलग मीडियम है। लाइट इस कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी तो मुड़ जाएगी, कैसे मुड़ेगी अभी बताऊंगा, बस ये जान लो कि मुड़ जाएगी। ठीक है। सॉलिड मीडियम की बात करूं तो लाइट अगर ग्लास से डायमंड में एंटर कर रही है, या फिर किसी एक मीडियम से दूसरे, कोई भी सॉलिड मीडियम हो सकता है वो सॉलिड, और अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो मुड़ जाएगी। ठीक है। जैसे एग्जांपल ग्लास और डायमंड। अगर कोई लिक्विड मीडियम है, लिक्विड मीडियम मतलब पानी मान लो और दूसरा अल्कोहल मान लो, उसमें उन दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, पता है, पानी थोड़ा सा भारी होता है, अल्कोहल थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा पतला होता है वो, तो दोनों अलग अलग मीडियम की तरह कंसिडर किए जाएंगे। और लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ठीक है। चलो, तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। चलो, अब लाइट किस तरीके से मुड़ती है वो करने के लिए हमें समझना पड़ेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है। क्यों टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से हजारों सवाल बन सकते हैं। ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, एक लाइट की तरह। ठीक है। सर ये स्क्रीन पे कलर लोड कर रहे हैं। अरे नहीं हो रहे बेटा, ये समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रही है, पहली बार ही हो रहे हैं आज। देखो, थोड़े कम हो गए हैं ना। दिक्कत हो रही है, चलो रहने दो। पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो मान लो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, बेटा मैनेज कर लो क्या कर सकते हैं। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और ये ऐसे ही कहीं पर रखी हुई है, तो इसके आसपास क्या होगी, हवा होगी। ये क्या है, ग्लास है, और इसके नीचे भी क्या होगी बेटा, हवा होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ, है ना। तो लाइट जो है वो हवा से ग्लास में जा रही है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो मुड़ जाएगी। अब मुड़ना क्या कहलाता है वो देख लो। उससे पहले तुम मीडियम्स की डेफिनेशन समझ लो। एयर हल्का होता है कि ग्लास हल्का होता है, तो जो हल्का मीडियम है उसको हम कहते हैं बेटा रेयरर मीडियम, और जो भारी मीडियम है उसको हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। और एयर वापस से हल्का मीडियम है, तो ये कौन सा मीडियम कहलाएगा, रेयरर मीडियम कहलाएगा। वो लाइट रे जो कि फॉल कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई। जहां पर कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और अब ये मीडियम हमारा ओपेक नहीं था, ओपेक होता तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती। ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है, तो ये इसमें से भी गुजरेगी, लेकिन लेकिन उसको जाना चाहिए था सीधे इस तरीके से, लेकिन वो ऐसा ना जा करके थोड़ा सा मुड़ जाएगी। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट जब अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट हो जाए, थोड़ा सा बेंड हो जाए, थोड़ा सा मुड़ जाए, तो उस प्रोसेस को हम, उस फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलो, अब लाइट एयर से किस में आ गई जी, ग्लास में आ गई। अब जब वो ग्लास से एयर में जाएगी तो वापस मीडियम चेंज करेगी, और वापस रिफ्रैक्शन होगा, और वापस लाइट रेज मुड़ जाएंगे। लेकिन अब जो लाइट रे मुड़ेगा वो गलत अलग तरीके से मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा देखो, इसको यूं जाना चाहिए था ना इस लाइट रे को, लेकिन ये यूं ना जा करके ये इधर की तरफ मुड़ जाएगा, इधर की तरफ। तो बेंडिंग यहाँ पे भी हुई है, बेंडिंग यहाँ पे भी हुई है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है देखो,
ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसमें जब हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं बेटा, नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइंस को नॉर्मल कहा जाता है। 11 12th में तुम्हें ये शब्द बार बार देखने को मिलेगा, यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है। तो इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने 90 डिग्री का लाइन बनाते, दैट इज नॉर्मल। ये भी तो हमारा एक तरीके का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही है। यहाँ पर भी तो हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं, तो ये भी एक नॉर्मल हो गया। अब समझो एंगल्स की नॉलेज। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ये ब्लू वाली रे कौन सी थी? रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब अगर तुम ध्यान से मेरी नजरों से घूर के देखो तो तुम्हें यहाँ पर Z बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो, अब ये रे कौन सी थी? जो रे बाहर की तरफ निकल गई, इमर्ज हो गई, उस रे को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे बेटा, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लाइट जो दो बार मुड़ी है वो अलग अलग तरीके से मुड़ी है। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, लाइट को इधर जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पर आया तगड़ा कॉन्सेप्ट, लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। लाइट जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। उसके आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बार लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है? डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे द नॉर्मल मुड़ जाएगी बेटा, अवे द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात सारी? यहाँ तक ऑनलाइन वाले बालक हाँ बोल दो एक बार जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चलो। क्या हुआ, नहीं दिख रहा? चेयर पीछे लगा लो। हाँ, क्या क्या बैंड हो रही है? हाँ, ये रेज ही तो है सारे। जो डॉटेड लाइन है उसकी बात कर रहे हो? ये इमरजेंट रे। ठीक है, चलो एक बात और देखो। क्या बता रहा था, भूल गया। क्या बता रहा था? वो तो हो गया, उसके अलावा कुछ और बता रहा था मैं अभी। हाँ, अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है? लाइट मुड़ती क्यों है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते ही? वेरी गुड। लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज करती है उसके स्पीड में भी एक बदलाव आ जाता है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। बेटा ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो एग्जाम में आएंगे, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। हर एक लाइन से 10 सवाल बन सकते हैं साइंस में, तो हर एक लाइन को सुनना, समझना, याद रखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। लाइट रेयर से डेंसर में गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में गई अवे द नॉर्मल। लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो वापस बढ़ जाएगी। लाइट की स्पीड कितनी होती है? ठीक है, ये होती है वैक्यूम में। एयर में आएगी तो इतना ही मानते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि एयर जो है वो वैक्यूम से भारी होता है, डेंसर होता है। ठीक है, 10th क्लास में तुम्हें यही बताया जाएगा एयर और वैक्यूम सेम है बट दे आर डिफरेंट। उन एयर जो है वो वैक्यूम से भारी होता है। लाइट जब वैक्यूम से एयर में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि वैक्यूम और एयर दोनों अलग अलग मीडियम है। लाइट थोड़ी सी ही मुड़ती है, इसीलिए हमें ज्यादा पता नहीं चलता। ठीक है, चलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत सारे बच्चों को समस्या थी, सवाल ही नहीं हो रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो मैं उसके भी कंसेप्ट थोड़े से क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लो तुम लोग।
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो है हमारे पास। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन पता है तुम्हें कितने होते हैं? वो सरफेसेस होते हैं। प्लेन बेटा चार तरीके के। हाँ, अगर मैं इधर एक लाइन खींच दूं तो ऊपर वाला सरफेस एक प्लेन है, नीचे वाला सरफेस सरफेस एक प्लेन है, इसके सामने वाली चीज एक प्लेन है और उसके पीछे वाली चीज एक प्लेन है। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे किसी एक प्लेन में है तो वो उसी प्लेन में रहेगी, किसी दूसरे प्लेन में नहीं चली जाएगी। मतलब अगर मैं इस दीवार के कोने से कोई लाइट रे छोड़ू तो वो दीवार के टच में रहेगी, दीवार से बाहर की तरफ तो नहीं आ जाएगी ना। अगर वो दीवार के इससे बाहर की तरफ आ रही है मतलब वो दूसरे प्लेन में एंटर कर गई, दीवार से पीछे जा रही है मतलब दूसरे प्लेन में एंटर कर गई, दीवार के पैरेलली चल रही है मतलब कि वो एक ही प्लेन में। ठीक है, समझ में आ रहा है प्लेन क्या होता है? तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही सरफेस पे लाई करेंगे, वो अपना प्लेन चेंज नहीं करते। पहला लॉ ये है। दूसरा लॉ जिसको कि हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसको कि ईटा से भी डिनोट किया जाता है और म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ये ईटा और ये म्यू दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए तुम्हारे पास दो फॉर्मूले होंगे। अगर एंगल दे दिया, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया तो साइन का फॉर्मूला लगा करके तुम एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लोगे। ठीक है, अलग अलग तरीके बेटा ये भी पूछा जा सकता है। जैसे हार्ड सवाल कैसे बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमसे पूछ लिया, यहां से एक सवाल बन सकता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमसे पूछ लिया, तो साइन की वैल्यूज तुम्हें पता ही है। ऐसा नहीं है कि अजीबोगरीब सी वैल्यू दे देंगे। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया गया 45 डिग्री, तो तुम साइन 30 और साइन 45 की वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देना,